मनोविज्ञान के एडवांस्ड बैच में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे एनालिसिस साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 का, जो आया था 2021 में। ठीक है, तो इसमें बेसिक आपसे पूछा गया था एनसीईआरटी में। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को ये बताया जाता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। एनसीईआरटी पढ़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते अपने मनोविज्ञान टॉपिक में। ठीक है, आपका जो ऑप्शनल पेपर है उसमें। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन ए की और सेक्शन बी की। इसके बाद सेक्शन ए में आपको मालूम है कंपलसरी आते हैं पहले 5 क्वेश्चन, सेम सेक्शन बी में भी आते हैं कंपलसरी 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 इंटू 10 आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको रहते हैं कंपलसरी, जो करना आपके लिए अनिवार्य है। इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और बाकी सारी जो भी अपडेट्स आती है आपके साइकोलॉजी के रिगार्डिंग वो सब वहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ए में आपसे पूछ रहा है 10 मार्क्स के लिए, सहज बोध जो कहलाता है आपका इंट्यूशन और सामान्य समझ, ठीक है, जो है आपका कॉमन सेंस, इनकी क्या सीमाएं हैं। ठीक है, मतलब ये कहाँ तक इनका एक्सटेंड है। ठीक है, एक रास्ता होता है और अंत में जाके क्या हो जाता है, आपको मिलता है डेड एंड। ठीक है, तो जो डेड एंड है यही है इसकी क्या सीमा है, इस रास्ते की क्या है यहाँ पे सीमा है। यही पूछ रहा है कि आपकी जो सहज बोध है, जो आपका इंट्यूशन है और सामान्य समझ जो कॉमन सेंस है, इसकी क्या सीमाएं हैं। साथ ही साथ आपसे अगले 5 मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक विधियों, है ना, साइंटिफिक रिसर्च विधियों पर क्यों जोर देते हैं। इस पे आपको करनी है चर्चा 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी विधियां का इस्तेमाल करते हैं मनोवैज्ञानिक, उसके बारे में आपको बताना है, उस पर आपको चर्चा करनी है और इनकी सीमाओं के बारे में बताना है। जब यहाँ पे विधियां बताएंगे आप तो इनसे संबंधित ही बताएंगे जो आपकी काम करेगी सहज बोध और सामान्य समझ के लिए। अब देखते हैं अगला 10 मार्क्स के लिए आपसे पूछ रहा है 1 बी में पारंपरिक संघर्षों, ठीक है, आपकी पारंपरिक रूप से संघर्ष जो चले आ रहे हैं सालों साल से, ठीक है, और सामाजिक अशांति के समाधान में मनोवैज्ञानिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये लिया हुआ है आपके टॉपिक नंबर 1 से। ठीक है, जहां पे आपसे पूछते हैं, हमेशा हर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक है, ये किस प्रकार से समाज में अपनी योगदान दे सकते हैं। ठीक है, आपको बताया भी गया है कि इसके लिए क्या करना है, आपको स्पेशल सोशल साइकोलॉजी के पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 बी करना है। फिर 1 सी में आपसे पूछा है समूह विचार मंथन प्रक्रिया। ठीक है, सामूहिक रूप से जब कोई विचार किया जाता है, ठीक है, किसी चीज का कोई फैसला जब लेना है, कोई डिसीजन लेना है, उसमें जब ग्रुप में क्या करते हैं आप, विचार मंथन करते हैं ना, ग्रुप डिसीजन मेकिंग जब करते हैं, कोई विचार करते हैं आप, तो उसके दौरान आने वाली चुनौतियां क्या होती हैं। हो सकता है 10 लोगों को ए ऑप्शन पसंद आए या फिर बी ऑप्शन 20 लोग पसंद करें, तो ऐसी चीजें भी होती है उसमें। तो उनमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उन पे आपको चर्चा करनी है आपके 10 मार्क्स के लिए। अगला आता है आपका 1 डी 10 मार्क्स के लिए, किशोरों के व्यवहार को। अब ये सवाल देखिएगा आप कि ये आपको हमेशा रिपीट होता हुआ मिलता है। ठीक है, 1 डी में तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं जो आपको हाईलाइट किया जाता है हमारे लेक्चर्स के दौरान, इसको आप अलग से नोट कर सकते हैं और बढ़िया सा इसका स्पेशल आंसर लिखने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आपको हर साल आपको देखने मिलेगा। किशोरों के व्यवहार में जब हम करते हैं बिहेवियर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन करते हैं जब हम किशोरों में, तो उनको आकार देने में जो जनसंचार माध्यम है उनकी भूमिका का क्या करना है, हमको वर्णन करना है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि जनसंचार माध्यम क्या होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुका है ना, और किस प्रकार से ये कहाँ पे जो किशोर का व्यवहार है उसमें किस प्रकार से आकार देता है, अच्छा बुरा, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या करना है, आपको उपयुक्त उदाहरण देकर इसका समर्थन करना है। ठीक है, इसका समर्थन करें मतलब आपको पॉजिटिव साइड बताना है इस चीज का कि कैसे जनसंचार माध्यम से हम किशोरों के व्यवहार को अच्छे रूप में आकार दे सकते हैं। ठीक है, ना कि उनको टिकटॉक और दूसरे ऐप्स की वीडियो दिखा के उनका भविष्य खराब करें। ये था आपके 10 मार्क्स के लिए। अब बात करते हैं अगला सवाल 1 ई, स्मृति निर्माण की अवधारणा, है ना। स्मृति निर्माण मतलब मेमोरी कंस्ट्रक्शन, किस प्रकार से आपकी स्मृति निर्माण होती है, ठीक है, के संदर्भ में न्यायिक परीक्षण में प्रत्यक्षदर्शी गवाही की सटीकता का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें आई विटनेस, है ना, आई विटनेस जो होता है कि कोई किसी जगह पे जहाँ पे वारदात हुई, जहाँ पे हत्या हुई या कुछ भी हुआ, जहाँ पे गाड़ी पलटी, वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी था उसकी जो गवाही है उसकी सटीकता का मूल्यांकन करना है कि जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो चश्मदीद गवाह है, वो क्या कर रहा है, उसकी सटीकता कितनी है उसके मेमोरी की। ठीक है, इसी प्रकार से स्मृति निर्माण के रूप में हमको बताना है 10 मार्क्स के लिए। थोड़ा सा ये इजी क्वेश्चन काउंट करेंगे इसको। अब बात करते हैं अगला सवाल, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये थे आपके अभी तक कंपलसरी क्वेश्चंस। अब यहाँ से आएंगे आपके कौन से क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करना है, थोड़े से ऑप्शन के रूप में आपको मिलते हैं। पहला सवाल है 20 मार्क्स का,
दूसरा है 15 मार्क्स का एंड तीसरा है अगेन 15 मार्क्स का। यहाँ आपको दिया हुआ है 2A में बुनियादी और अनुप्रयोग अनुसंधान कैसे भिन्न होते हैं। ये भी आपको सिंपली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। जो हम बताते हैं आपको कोर्स के दौरान, उसको भी अगर आप इजीली फॉलो करेंगे तो आप ये 2021 का पेपर अच्छे रूप से सॉल्व कर सकते थे। और जो हमारे कोर्स में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी की क्या महत्वता है और इस पे पहले फोकस क्यों दिया जा रहा है। बुनियादी और अनुप्रयोग अनुसंधान कैसे भिन्न होते हैं ये आपको बताना है। समझाएं कि कैसे बुनियादी शोध, ठीक है, जो बेसिक है, से ज्ञान व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है। ये आपको बताना है 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं 15 मार्क्स के लिए, बुजुर्गों में, ठीक है, बुजुर्गों में संज्ञानात्मक गिरावट पैदा करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप कॉग्निटिव का रीजन बता सकते हैं, बायोलॉजिकल रीजन बता सकते हैं, ठीक है, और भी रीजन बता सकते हैं इसके अंदर आप 15 मार्क्स के लिए, ठीक है, कि जब कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र 60 साल 75 साल, ठीक है, 50 के ऊपर जब वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं तो क्या होता है, उनमें संज्ञानात्मक रूप से क्या होता है, गिरावट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप थोड़े से चार्ट के रूप में भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये संज्ञान बढ़ता है एंड देन डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप क्या होते हैं, बुजुर्ग होते जाते हैं, ठीक है। अगला आता है सी, संवेदी सूचनाओं का नीचे से ऊपर, जो संवेदी सूचनाएं हैं आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, उनका नीचे से ऊपर, ठीक है, और ऊपर से नीचे यानी कि टॉप डाउन और बॉटम अप प्रसंस्करण का क्या करना है, आपको वर्णन करना है अगेन 15 मार्क्स में, ठीक है। तो आपको बताना है कि संवेदी सूचनाएं क्या होती है, जो आप फील करते हैं, है ना, उसके हिसाब से आपको बताना है कि क्या सूचनाएं होती है, इनका नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे प्रसंस्करण का वर्णन करना है। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा 3 में, किसी व्यक्ति के शारीरिक संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास में प्रकृति यानी कि अनुवांशिक कारक, मतलब उसके माता पिता XY क्रोमोसोम या XX क्रोमोसोम, और पोषण, ठीक है, एनवायरनमेंट जो है आपका, पर्यावरण जो है, ये कितना योगदान करते हैं, ठीक है। कोई मान लीजिए व्यक्ति है X, ठीक है, X व्यक्ति है, उसके शारीरिक संज्ञानात्मक, है ना, उसका शारीरिक रूप से मतलब फिजिकल, संज्ञानात्मक रूप से मतलब उसका कॉग्निशन, क्या वो सोचेगा, और सामाजिक भावनात्मक विकास किस प्रकार से होगा उस व्यक्ति का, जिसकी प्रकृति और पोषण के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि प्रकृति और पोषण जो है मीन्स आपके जो जीन्स है और जो एनवायरनमेंट है कितना योगदान करते हैं आपको, ये आपको बताना है किसी व्यक्ति के लिए। ये है आपका 20 मार्क्स के लिए 3A में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 3B में, 3B में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्लासिकल कंडीशनिंग आपको मालूम है, आपको एक्सप्लेन करना है, फिर बताना है कौन सा साइंटिस्ट था वहां पे, ठीक है, उनके बारे में बात करनी है, क्या होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि वास्तविक जीवन में चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, है ना, मतलब रियल टाइम रियल लाइफ में आप किस प्रकार से क्लासिकल कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके सिद्धांतों का क्या करना है हमको, अनुप्रयोग को, ये जो प्रैक्टिकली हमको बताना है, उदाहरण देकर समझाना है 15 मार्क्स में। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। 3C में देखते हैं क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मानव व्यवहार को समझने में, ठीक है, ह्यूमन व्यवहार को, ह्यूमन बिहेवियर को समझने में संज्ञानात्मक तंत्रिका मनोविज्ञान, ना, कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के महत्व की व्याख्या कीजिए कि क्या महत्वपूर्ण है या नहीं है, ये बताना है आपको मानव व्यवहार को समझने के लिए, ठीक है, किस प्रकार से संज्ञान की मदद ले सकते हैं और किसी व्यक्ति का समाज, मतलब किसी मानव का समाज संस्कृति का परिप्रेक्ष्य कितना महत्व रखता है उसके व्यवहार को समझने में, ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे आपने एनसीईआरटी में देखा हुआ एग्जाम्पल, अमेरिका के लोग और एशियन कंट्रीज के लोग, है ना, इनके बिहेवियर में क्या होता है, चेंज होता है। इनमें से एक होते हैं इंडिविजुअल और एक होते हैं कलेक्टिविस्टिक, ठीक है। ये कौन से होते हैं ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि अमेरिका वाले इंडिविजुअल होते हैं या अमेरिका वाले कलेक्टिव होते हैं, एशियन वाले का बिहेवियर इंडिविजुअल होता है या कलेक्टिविस्टिक होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल 4A में आपसे पूछ रहा है कि चयनात्मक ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है, मीन्स सेलेक्टिव अटेंशन क्यों महत्वपूर्ण है, चयनात्मक ध्यान के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से सिद्धांत हैं जो हमको इस्तेमाल करते हैं सेलेक्टिव अटेंशन के दौरान, ये आपको बताना है 20 मार्क्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं 4B की, कार्यस्थल पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आक्रमण व्यवहार में, है ना, एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है, एग्रेसिव बिहेवियर आक्रमण व्यवहार में लिंग भेद की जांच करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, मतलब मेल्स या फीमेल्स, पुरुष या फिर महिला, ज्यादा एग्रेसिव कौन होता है कार्यस्थल पर, जहां पे किसी भी वर्किंग प्लेस में, इसकी जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, उस विधि को आपको बताना है और विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है। तो पहले आप बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वहां पे मेल फीमेल का रोल क्या होता है, पुरुष महिला का रोल क्या होता है, साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि जेंडर क्या होता है ना, जेंडर क्या होता है, लिंग क्या होता है, ये बताएंगे आप,
और अंत में बताएंगे आप कि किस प्रकार से हम उपयुक्त विधि कौन सी होगी आपके 15 मार्क्स में। 4C की बात करें, विशेषज्ञता और असाधारण स्मृति में, है ना। मतलब कोई आदमी किसी चीज में विशेषज्ञता हासिल कर ली है, जैसे हमारी मनोविज्ञान में, है ना, या फिर कोई असाधारण स्मृति वाला व्यक्ति है, उसमें स्कीमा, है ना। इन लोग क्या करते हैं, स्कीमा और स्मृति कारक उपकरणों यानी कि निमोनिक डिवाइसेस की भूमिका का वर्णन कीजिए। बनी बात है, कोई किसी की अगर अच्छी स्मृति है तो उसके स्कीमा काफी अच्छे होंगे और वो निमोनिक्स अच्छे बनाता होगा। किसी चीज को अगर आपको याद रखना है अपने एग्जामिनेशन के लिए तो आप क्या करते हैं, आप बनाते हैं निमोनिक्स, है ना। जैसे आपको याद रखना है कि ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है या कैस्पियन सी के कौन सी है, तो आप क्या करते हैं, इस प्रकार से आप निमोनिक बनाते हैं, है ना। तो वही बताना है आपको कि विशेषज्ञ और असाधारण स्मृति में इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, ये बताना है आपको, है ना, उनकी भूमिका का वर्णन करना है। ये था आपका 15 मार्क्स के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या पूछ रहा है आपसे, अगेन आपको अगले 5 सवाल मिलते हैं जो है आपके कंपलसरी सवाल। 5A में आपसे पूछ रहा है, कुछ मनोवैज्ञानिक मापन विश्वसनीय हो सकते हैं लेकिन मान्य नहीं, वो रिलायबल तो हैं लेकिन वैलिड नहीं है, ठीक है। इसका उदाहरणों सहित क्या करना है आपको, वर्णन करना है 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक मापन है जो विश्वसनीय है लेकिन रिलायबल नहीं है। बी पूछ रहा है आपसे, IQ स्कोर जो है, IQ स्कोर शिक्षण, नौकरी और अन्य जीवन परिणामों में सफलता की भविष्यवाणी करता है। क्या ये IQ स्कोर से बता सकते हैं कि कोई बच्चा जो है एकेडमिक्स में कैसा परफॉर्म करेगा, या फिर नौकरी में कैसा परफॉर्म करेगा, या फिर स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्म करेगा, या फिर अन्य जीवन के पहलुओं में, शादी में कैसा परफॉर्म करेगा। ये सब बातें आप बता सकते हैं किसी की IQ से जान के। इसका आपको मूल्यांकन करना है, कहीं कहीं ये लागू होगा, कहीं कहीं नहीं होगा, ठीक है। ये आपको बताना है 10 मार्क्स के लिए। अगला आपसे पूछ रहा है, आत्म प्रभावकारिता क्या है, ठीक है। आत्म प्रभावकारिता का क्या है, आत्म प्रभावकारिता बढ़ाने में संभावित लाभों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी जिसे कहते हैं, किस प्रकार से इसको बढ़ाया जाता है, कि मतलब आप किसी विशेष कंडीशन में, किसी विशेष परिस्थिति में आप अपना 100% दे पाएंगे या नहीं, इसके बारे में आपको बात करनी है, आत्म प्रभावकारिता। अब आप सवाल करेंगे सर इसको पढ़ना कहाँ है, चुपचाप से जाइए अपनी NCERT में, वहां सब दिया हुआ है बड़े ही आसान शब्दों में। ये था आपके 10 मार्क्स के लिए। अगला सवाल आता है 10 मार्क्स के लिए, औपचारिक संक्रियात्मक विचार सार्वभौमिक रूप से प्राप्त नहीं होता है, चर्चा करें। 10 मार्क्स के लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अगेन ई में हाई स्कूल के बच्चों के लिए व्यवसाय के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए अभिक्षमता परीक्षणों, एप्टीट्यूड टेस्ट का उपयोग करने के अभ्यास पर एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ये भी 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये 2 क्वेश्चन थोड़े से एब्सर्ड है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे 6A में। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 6A की बात करें, लेकिन थोड़ा सा क्या करना होगा आपको, ध्यान से पढ़ाई करनी होगी। 6A में आपसे पूछ रहा है 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। 20 मार्क्स के लिए आपसे पूछ रहा है, क्या हम एक व्यक्तित्व के साथ पैदा हुए। बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आर वी बॉर्न विद पर्सनैलिटी, मतलब आप पैदा हुए, आप अपनी माता के कोख से बाहर निकले और तभी से क्या आपने व्यक्तित्व पकड़ लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सैद्धांतिक व्याख्या के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। अलग अलग सिद्धांत दिए हुए इसके बारे में, 20 मार्क्स में बहुत बढ़िया खूबसूरत सा सवाल है, ठीक है। अगला है, प्रभावी संचार प्रशिक्षण की रणनीति का वर्णन करें। किस प्रकार से इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग जो देते हैं आपको 15 मार्क्स के लिए, इसको एक्सप्लेन करना है। अगला है, भावना के शारीरिक आधार एवं इसके मापन का वर्णन करें, कि जो आपकी जो भावना है, जो आपकी इमोशंस है, इनका शारीरिक आधार क्या है, ये आपको बात एक्सप्लेन करनी है। साथ ही साथ हम इमोशंस को मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेलो एंड शेयर का क्या है, एक टेस्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, है ना, MSCIT का एक टेस्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, है ना। तो भावना को हम कैसे, शारीरिक आधार क्या है ये बताएंगे, सबसे पहले कौन कौन सी थ्योरीज हैं ये बताएंगे, क्योंकि 15 मार्क्स का है, और मापन किस प्रकार से करेंगे इसका वर्णन करना है। 15 मार्क्स में आपको फिल करना है 3 पेजेस, एंड 20 मार्क्स में करना है आपको 4 पेजेस, एंड 10 मार्क्स में आपको करना है फिल 2 पेजेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की, और फिर एंड में करेंगे 8th क्वेश्चन। 7A, प्रेरणा के लिए कौन से दृष्टिकोण एक संगठन में अधिक सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं। मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रेरणा, यहाँ पे प्रेरणा बासु नहीं है, यहाँ पे प्रेरणा मोटिवेशन वाली है। प्रेरणा के लिए कौन से दृष्टिकोण एक संगठन में अधिक सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं, मतलब आपके जो कार्य कर रहे हैं आपके ऑफिस में, उनको मोटिवेट करने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल किए जाएंगे एक संगठन के अंदर। प्रेरणा को बनाए रखने या बढ़ाने में यह दृष्टिकोण कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कि आप बताएंगे कि अगर आप टास्क को जल्दी कंप्लीट करेंगे तो आपकी सैलरी में हाइक होगी, या आपको हॉलीडेज ज्यादा दी जाएंगी, ठीक है, हॉलीडेज ज्यादा दी जाएंगी। इस प्रकार के कुछ कार्य हैं, या आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। इस प्रकार के कुछ कार्य को बता के हम बता सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में हम क्या करेंगे,
प्रेरणा को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग अच्छे से काम करें। ठीक है, ये आपको है 20 मार्क्स के अंदर। अगला सवाल आपसे आता है ध्यान मेडिटेशन के, है ना, ध्यान मेडिटेशन के विभिन्न प्रकारों का और स्वास्थ्य एवं कल्याण वेलबींग पर इसके प्रभाव का वर्णन करना है। ठीक है, कि ध्यान और मेडिटेशन के विभिन्न प्रकार हमको बताने हैं, किस किस प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, योग वगैरह और वो सब, है ना, और सब्जेक्टिव हेल्थ वेलबींग के बारे में हमको बताना है, स्वास्थ्य एवं कल्याण के बारे में बताना है, इसका प्रभाव क्या होता है 15 मार्क्स के अंदर। अगला है मनोविज्ञान में, आपकी जो साइकोलॉजी में अभ्यास के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर अनुप्रयोग के उपयोग पर चर्चा करें। मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है आपकी किस प्रकार से साइकोलॉजी स्टडी करने में मदद करती है, ये इस पर चर्चा करनी है आपको 15 मार्क्स के लिए। अब बात करते हैं आज के लास्ट सवाल की, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है आपसे मनुष्य स्वयं, है ना, मनुष्य स्वयं और दूसरों के कार्यों के लिए कारण निर्धारित करने का प्रयास करता है। ठीक है, और पूर्वाग्रहों और त्रुटियों के जाल में फंस जाता है। आलोचनात्मक चर्चा करें। काफी अच्छा सवाल है ये, 20 मार्क्स के लिए, जो आपको पढ़ने मिलता है 12th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, मनुष्य क्या करता है, खुद के लिए और दूसरों के कार्यों के लिए कारण निर्धारित करने का प्रयास करता है। मान लीजिए आप एग्जाम देने बैठे और एग्जाम में आपका हो गया, ठीक है, तो क्या कहेंगे जो दूसरे मनुष्य हैं, क्या कहेंगे कि आपने इस एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी की थी, ठीक है, या आपको घर वालों ने सुविधा प्रोवाइड की थी, ठीक है, या आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया था, या कुछ भी किया था, इस प्रकार के क्या करेंगे आप कारण बनाना स्टार्ट कर देंगे। आप नहीं, आप तो एक्स पर्सन है, जो दूसरा पर्सन है वाई, उसकी बात हो रही है ना, उस मनुष्य की बात हो रही है। तो स्वयं और दूसरों के कार्यों के लिए क्या करता है, कारण निर्धारित करने का प्रयास करता है। और मान लीजिए ये जो वाई वाला बच्चा है, इसने क्या किया, इसने एग्जाम क्लियर नहीं किया, ठीक है, तो ये क्या सोचेगा कि अरे मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, या मुझे घर वालों ने मतलब अच्छी सुविधा प्रोवाइड नहीं की, ठीक है, या मैं दोस्तों के साथ ज्यादा घूमता रहा, इस प्रकार के कारण क्या करेगा वो बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, 20 मार्क्स के लिए। और पूर्वाग्रहों और त्रुटियों के जाल में फंस जाता है। ठीक है, ये भी बात हो रही है यहाँ पे कि पूर्वाग्रह जो होते हैं प्रेजुडाइज, कि अरे मैं तो गरीब घर से हूँ तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, इस प्रकार के, है ना, और इन प्रकार के बाइसेस में फंस जाता है। इस पे क्या करनी है आपको, आलोचनात्मक चर्चा करनी है 20 मार्क्स के लिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, रियल लाइफ में आप अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अतिरिक्त संवेदी धारणा में, अतिरिक्त संवेदी धारणा, ये सवाल आज तक नहीं पूछा गया था, ठीक है, लेकिन इस बार पूछ लिया। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होता तो इसमें बताया गया है कि जो सिलेबस डिस्कशन का वीडियो है कि इसको नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस बार 2021 में पूछ लिया गया। ठीक है, तो ध्यान रहे, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अतिरिक्त संवेदी धारणा में विश्वास के, है ना, विश्वास के संज्ञानात्मक और प्रेरक निर्धारकों का क्या करना है, हमको वर्णन करना है। ये है आपका 15 मार्क्स में। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि संवेदी धारणा क्या होती है, ठीक है, उसी के साथ साथ अतिरिक्त संवेदी धारणा क्या होती है। देन नेक्स्ट है सी, 15 मार्क्स के लिए, भाषा के विकास के लिए। ठीक है, ये जानते हैं, ये टॉपिक जो है काफी लोगों को मिलता नहीं, क्योंकि इसको एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड दिया हुआ है। ठीक है, तो भाषा के विकास के लिए व्यवहारवादी, है ना, बिहेवियरिस्टिक जो लोग थे, और देशीयता जो नेटिविस्ट दृष्टिकोण पर चर्चा करनी है। ये अलग अलग है, दोनों ने भाषा के बारे में अलग अलग चीजें बताई हैं। ठीक है, तो उनके दृष्टिकोण पे क्या करनी है हमको, तुलनात्मक विश्लेषण करना है 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा आज का लेसन। आज के इसमें हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ऑलरेडी ये पीडीएफ डली हुई है, तो आप टेलीग्राम पे जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, ओके। एंड अभी जो कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि आपको क्या करना है, इसको हमको सबमिट करना है इन आंसर्स को। ठीक है, इन आंसर्स को जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इनको सबमिट करना है आपको। ऑलराइट, आपको सबमिट करना है एंड सबमिशन के बाद आपको इनके आंसर्स बताए जाएंगे अलग से। ठीक है, क्या प्रॉपर आंसर होंगे। कुछ क्वेश्चन है सिलेक्टिव, जो टफ क्वेश्चंस है उनको एक्सप्लेन किया जाएगा सभी के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो कोर्स में नहीं है चिंता ना करें। ठीक है, कोर्स में होना जरूरी नहीं है, आपको ये सब फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो एकदम टफ क्वेश्चंस है, जैसे ऊपर बताया था आपको कि उनके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को हम पहले देखेंगे सभी यूट्यूब की जनरल ऑडियंस के लिए। ठीक है, लेकिन सबमिशन आपको करना जरूरी है। तो जो कोर्स के बच्चे हैं इसको तुरंत से तुरंत लेक्चर देखने के बाद ही, जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म होता है, अगर कुछ प्रीलिम्स में बिजी है तो प्रीलिम्स के बाद, है ना, और जो हमारे जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो भी 10 जून के बाद अपने आंसर सबमिशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको इसके आंसर्स मिलेंगे, आपको डिटेल्ड आंसर हम बात करेंगे कि आपने क्या लिखा है और इसमें क्या होना चाहिए वीडियो के माध्यम से ही। तो उसको हम कंप्लीट करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। ठीक है, ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके नीचे आपको हम अगला वीडियो में बात करेंगे हमारे पेपर 2 की, अप्लाइड साइकोलॉजी की। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, नीचे लिंक मिल जाएगी, आपको लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर 2021 की प्लेलिस्ट बनेगी यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी क्वेश्चन पेपर, उसमें भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।